गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी गाइस हम लोग दिखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला पार्ट है अपनी इस ऑसिलेशन चैप्टर का, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है ऑसिलेशन, और ये पार्ट नंबर 4 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, और इस चैप्टर के साथ गाइस अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5th खत्म हो जाएगा। और फिर हमने 7th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी सब कवर कर दिया है। सो इतने सारे चैप्टर्स अपने हो चुके हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने पढ़ के हो चुके हैं, और हमने पूरा एक्सरसाइज के साथ सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, सो आपके कितने पढ़ के हुए ये मुझे जरूर बताना। इसके बाद गाइस मैं लूंगा सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, जो इसके मतलब बाद वाला जो चैप्टर है, और फिर ऐसे ऐसे हम लास्ट भी फटाफट कवर कर देंगे। अपना फिजिक्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस कमेंट में बताना कि आपके इसमें से कितने चैप्टर हो चुके हैं, और इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना, 1 मिनट का भी काम नहीं है। ठीक है, और एक लाइक जरूर कर देना बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं प्रशांत, आप दिख रहे हो न्यू इंडियन एरा। ओके चलो, तो गाइस आज देखना है सिंपल पेंडुलम के बारे में कि भाई एग्जैक्टली सिंपल पेंडुलम होता क्या है। आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कॉनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ा है, बट सिमिलर वे में हमको सिंपल पेंडुलम के बारे में हमको देखना है। गाइस जब मैंने आपको फर्स्ट वाला चैप्टर का वीडियो रोटेशनल डायनेमिक्स का जब मैंने पढ़ाया था, और उसमें कॉनिकल पेंडुलम जब गाइस मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। ओके चलो, तो गाइस आपकी जो बुक में डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको एग्जाम में लिखनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपकी बुक से यहाँ पे उठा के इसको लिख दिया हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, और ये डायग्राम भी बुक में की आपको बनानी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए गाइस आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो तो भाई एग्जैक्टली सबसे पहले जान लो कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो एक ऐसा आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। अब मैं जो जो यहाँ पे वर्ड्स लिखा है ना, इस सारे के सारे वर्ड्स को मैं यहाँ पे अभी मतलब बनाते जाऊंगा डायग्राम। देखो ध्यान देना, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल इज ध्यान देना अच्छे से, इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस जिसको कोई मास ना हो, जो इनएक्सटेंसिबल यानी कि जो एक्सटेंड ना हो, खींचने से बढ़े ना रबर के जैसे, फ्लेक्सिबल ना हो। ठीक है, स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग कनेक्टेड टू दी रिजिड बॉडी, कनेक्टेड टू दी रिजिड बॉडी। ठीक है, अब समझा होगा आपको। सो दिस इज दी रिजिड बॉडी। ओके, एक रिजिड बॉडी है ये। ओके, और ये है आपकी स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग, और ये है आपका एक हैवी पार्टिकल, हैवी पार्टिकल, ये है आपका हैवी पार्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं बॉब। तो देखो इस तरीके से गाइस हम लोग ने पूरा का पूरा जो अपना डेफिनेशन है यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। आगे पढ़ते हैं, एक एक का मीनिंग बता रहा हूं क्योंकि ये बुक की डेफिनेशन है, डेफिनेशन डिकोड हो जाएगी तो सारी आपको अपने आप आ जाएगी। तो ए पार्टिकल प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हैवी डेंस स्फीयर कॉल्ड बॉब, वही जो मैंने बताया, सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड बॉडी। फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, लाइट वेट स्ट्रिंग, एक ऐसी रस्सी जिसका कोई मास ना हो। ऐसा आपको इमेजिन करना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मास नहीं होता है, सभी का मास होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जिसको कोई मास नहीं है। ठीक है, याद रखना। और जो इनएक्सटेंसिबल, फैले ना, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं जिसको आप खींचो तो वो थोड़ा सा भी मतलब एक्सपांड ना हो, बट आपको ऐसा इमेजिन करना है कि वो एक्सपांड भी नहीं होगी, यानी कि इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, और लाइट वेट है, बहुत कम वेट है उसका, और उसी से एक अपना बॉब जो है वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब बांध के रखा हुआ है और फिर झूल रहा है, ऐसे 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 हिलेगा। समझा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम, और ये उसका डायग्राम बना के रखा है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में देके रखा है, जो कि यहाँ मैंने बनाया और ये आपके डायग्राम में बना के रखा है। तो गाइस जस्ट आपको इमेजिन करना है। मैंने आपको जब भी प्रैक्टिकल में भी बताया था, एक देखो प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ऑसिलेशन होता है। सो यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बहुत तेज से इस बॉब को अपनी तरफ खींचेगी। जब खींचेगी, और उसी की वजह से ये बॉब यहाँ पे लटका हुआ है, यानी कि बॉब का जितना वजन रहेगा, बॉब का जितना वजन रहेगा उतने ही वजन से ये जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, अपने तरफ उसे बॉब को खींच के रखेगी ना। यानी जस्ट आपको इमेजिन करना है कि एक बॉब जिसको आपने रस्सी से बांध के रखा है, तो बॉब का जितना वजन रहेगा वो तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा, जिस फोर्स की वैल्यू mg होगी। और अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो आपने पढ़ा होगा 11th में कि अगर मान लो मैं हूं अर्थ में रहता हूं, तो मेरा वजन अगर मान लो 20 kg है। ठीक है, मेरा अगर वजन मान लो 20 kg है, सो 20 kg वजन मेरा है, तो मुझे अर्थ कितने के फोर्स से खींचेगा, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, कितने के फोर्स से खींचेगा।
तो आप अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ही अप्लाई होता है जितना कि उसका वेट। तो अगर मेरा वेट 20 केजी है तो अपना फोर्स 20 न्यूटन का होगा। अगर रियल में मेरा वेट भाई 60 to 65 समथिंग है, ठीक है। सो अगर मेरा इतना वेट है सो मुझे उतने ही फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आया क्या? तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आपको समझ के रखना है। ओके चलो, तो यहाँ पे mg और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है, यानी कि यही फोर्स भी रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मतलब जितने भी फोर्स से अर्थ अपने तरफ इस बॉब को खींचेगा वो mg होगा। और इस बॉब को अपना स्ट्रिंग गिरने में तो नहीं दे रहा है। जब गिरने नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये उसको अपने तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ। तो कितने की स्पीड से ऊपर खींचेगा? जितने की स्पीड से खींचेगा वो इसके इक्वल होगा। यानी कि अर्थ जितनी स्पीड से खींचता है उतने स्पीड से ये स्ट्रिंग भी अपनी तरफ खींचेगी। तो इसी को हम टेंशन कहते हैं। टेंशन मीन्स स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं अपने दिमाग में जो आता है, ये एक फोर्स है। टेंशन एक फोर्स है जिसकी वजह से बॉब लटका हुआ है, इस स्ट्रिंग में लटका हुआ है। और उस टेंशन का डायरेक्शन स्ट्रिंग के कनेक्टिविटी की तरफ रहेगा, जहां से सस्पेंडेड है सारी चीजें वहां की तरफ रहेगा, और ये बॉब नीचे की तरफ रहेगा। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। तो देखो यहां से आपने ये रिजिड बॉडी यहाँ पे आपने कनेक्ट कर रखा है, और ये आपका बॉब है, और बॉब को रस्सी अपने तरफ खींच रही है बाय सम टेंशन दैट इज फोर्स, बाय सम टेंशन दैट इज फोर्स, और वो टेंशन टी डैश है। तो यहाँ पे पहला फोर्स मतलब कितने फोर्सेस बॉब में अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला फोर्स है जो कि बॉब में अप्लाई हो रहा है टी डैश, यानी टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग अप्लाई कर रही है, और जो कि डायरेक्टेड रहेगी टुवर्ड द स्ट्रिंग। ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट फोर्स वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मेरे देखो, अगर आपको यहाँ पे मैं खड़ा कर दूं ऐसे, देखो मैं आपको बनाता हूं यहाँ पे, आप कैसे दिखते हो आपको बनाता हूं मैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो भाई ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो? ये आप हो, ठीक है। चलो, और अगर आप ऐसे हो और आप अपने को ही देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, ओके। चलो, आप ऐसे अपने को देख रहे हो, ठीक है, ऐसा, ये आप हो। तो अगर भाई आप अर्थ में ऐसे खड़े हो तो आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, कितने की स्पीड से खींचेगा? जितना कि आपका वेट होगा, और वेट का फॉर्मूला mg होता है, पता नहीं तो mg लूंगा। तो mg की इतना ही फोर्स आपके ऊपर अर्थ लगाएगा। तो ये बॉब का डायरेक्शन नीचे रहेगा ना, नीचे, ये नीचे रहेगा mg, इतने के फोर्स से अर्थ खींचेगा इस बॉब को, और इस बॉब को स्ट्रिंग भी खींच रही है बाय सम टेंशन, यानी कि वो फोर्स। तो दो फोर्सेस, एक स्ट्रिंग की तरफ से और एक अर्थ की तरफ से बॉब में अप्लाई हो रहे हैं। ये आपको चिंदीफा समझ गया होगा, इसमें कोई पढ़ने वाला मंत्र नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो प्लीज आपको फिर से बोलूंगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा रिजॉल्विंग वेक्टर वगैरह, स्केलर्स। नहीं पढ़ा तो वीडियो मैंने डाल के रखी है, और जाओ और मैथमेटिकल मेथड्स में वो वीडियो को, पहला कि दूसरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। बस वो 30-40 मिनट का वीडियो आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो जो इसके हॉरिजॉन्टल साइड में उसको आप साइन थीटा लोगे, जो वर्टिकल में है उसको आप mg cos थीटा लोगे। सिंपल सी बात है, इस mg को हमने रिजॉल्व कर दिया। यानी कि जो फोर्स है जिसको, जो कि अर्थ की तरफ से अप्लाई किया जा रहा है ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉब, उसको हमने रिजॉल्व किया है। पहला रिजोल्यूशन किया तो mg cos थीटा, दूसरा रिजोल्यूशन किया तो mg sin थीटा। जो mg sin थीटा वो उसका इस तरफ है, और जो mg cos थीटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वही डाउनवर्ड में है, ठीक है। चलो, तो कंपोनेंट mg cos थीटा जो रहेगा वो अलोंग दी स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग के अलोंग रहेगा ना, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, टेंशन के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, और टेंशन को बैलेंस कर रहा है। मतलब मैंने जो mg cos थीटा भी अपना फोर्स ही है, याद रखो। तो mg cos थीटा उतना ही होगा जितना की टेंशन होगा, तभी ना दोनों एक दूसरे को बॉब बैलेंस रहेगा। जितने की फोर्स से अर्थ खींच रहा है उतने की फोर्स से ये बॉब भी खींच रहा है बाय द स्ट्रिंग। तो यानी कि टेंशन और mg cos थीटा इक्वल रहेंगे एक दूसरे के, और mg sin थीटा ये परपेंडिकुलर रहेगा। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा टू द स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर रहेगा। दैट्स इट। ये छोटे से फोर्स है जिसको मैंने आपको इंपॉर्टेंटली बता दिया, ये आपको एग्जाम में भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला फोर्स टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द बॉब, सेकंड फोर्स mg अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉब, और सेकंड थर्ड वन जब हमने रिजॉल्व किया टू द mg, जब हमने mg को रिजॉल्व किया, सो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा इज द अलोंग विद द स्ट्रिंग विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्ट्रिंग का जो फोर्स है टेंशन उसके एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है, और mg sin थीटा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है टू द स्ट्रिंग। बस ये चार फोर्सेस याद रखना है। पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स टेंशन, तीसरा फोर्स mg cos थीटा को जब हमने रिजॉल्व किया, चौथा फोर्स mg sin थीटा को जब हमने रिजॉल्व किया। ये चार फोर्सेस बॉब में अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम में।
तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम यहां से लेकर के और बॉब तक का जो डिस्टेंस होगा टोटल, यहां से सस्पेंडेड जहां से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां पे सस्पेंड किया हुआ है, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, बॉब की सेंटर की जो ग्रेविटी वहां तक का पूरा डिस्टेंस आपका कहलाएगा। मतलब कि अगर मान लो ये आपका बॉब है और ये रिजिड बॉडी है, सो देखो यहां से लेकर के और बॉब का यहां तक का नहीं, यहां तक का नहीं, यहां से सेंटर से ये भी और ये भी, ये टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी बॉब टू दी सस्पेंशन, ये टोटल पेंडुलम का डिस्टेंस होगा। समझा, अच्छे से याद रखना। तो अगर ये बॉब आपका सर्कल के फॉर्म में स्फीयर में है तो ये आर माना जाएगा, आर, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो बस इतना चिंदी से आप कंसीडर कर लो कि m इज द मास ऑफ द बॉब, t1 इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, थीटा इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पे एंगुलर एम्पलीट्यूड है, जब यहाँ पे आया था बॉब ऐसा खींचोगे तो इतने कितने के एंगल से वो मतलब गया, इस साइड कितने के एंगल से गया, वही है वहां पे थीटा, ठीक है। चलो नाउ अभी गाइस देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। अब देखो एक चीज आपको सिखाता हूं मैं, ठीक है, देखो ध्यान से। पहली बात, जो आपका mg cos थीटा है, इसके वजह से अपना बॉब बैलेंस है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब फिक्स पोजीशन में बैलेंस है, टेंशन और mg cos थीटा की वजह से। फिर ये बॉब अपने, अब देखो जब आप बॉब को उठाओगे और इधर लेके जाओगे, तो हमने कितने बार ये सीखा है, तो चिंदी है, ये अपने आप जब छोड़ दूंगा तो वापस से मीन पोजीशन में आने को ट्राई करेगा बाय रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स से ही हम मीन पोजीशन में आते हैं ना, तो वो मेन पोजीशन के लिए कौन सा फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, mg cos थीटा। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि mg cos थीटा है, इसके वजह से अपना जो बॉब है वो मीन पोजीशन में आने को ट्राई करेगा, और जिस फोर्स की वजह से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में आने को ट्राई करता है, वही फोर्स अपना रिस्टोरिंग फोर्स होता है। फिलहाल इसके पहले की कंडीशन में हम kx लिया करते थे, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड k इज द फोर्स कांस्टेंट। इस केस में अपने को फोर्स दे दिया है, रिजॉल्व करने से जो मिला mg cos थीटा, तो अपने को kx लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि kx क्या mg sin थीटा की वजह से, फिलहाल ये mg sin थीटा है, mg sin थीटा है, ओके, mg sin थीटा है, आई एम सो सॉरी, दिस इज द mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की वजह से, mg sin थीटा की वजह से अपना बॉब मीन पोजीशन में आएगा, यानी कि वही होगा अपना रिस्टोरिंग फोर्स। अब माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज अपना जो हमने लेके गया था इसको, इसका डायरेक्शन इस साइड था और छोड़ा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसके लिए माइनस डायरेक्शन है, ठीक है। चलो अब जो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, पहले जब हमको इसके यहां से यहां तक लेके गए थे तो एंगल थीटा था, जब आने लगेगा तो थीटा छोटा हो जाएगा, ये लेस देन 10 डिग्री इससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये लेस देन 10 डिग्री मतलब कि थीटा को लेके कुछ, साइन को लेके कुछ फायदा ही नहीं, वो थीटा की इक्वली समझो, समझा। तो मैंने साइन थीटा की जगह में थीटा ले लिया, इतना छोटा है कि अभी साइन थीटा की वैल्यू लेके क्या फायदा, नेग्लिजिबल मैंने कर दिया, और साइन थीटा की जगह में मैंने थीटा ले लिया। तो अपना एफ इसके इक्वल हो सकता है, mg थीटा के इक्वल हो सकता है, mg थीटा के इक्वल हो सकता है अपना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब देखो ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा ये ध्यान दो अच्छे से। देखो अगर मान लो आपका कोई भी, हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ा है कि अगर देखो ये अपना यहां से इस तरीके का कुछ है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अपनी बॉडी, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट है अपना यहाँ पे, और ये यहां से मूव करके यहां तक गया बाय सम डिस्टेंस x, दिस इज द एंगल थीटा, और ये रेडियस r है। सो हमारा जो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, यानी कि जो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है ना, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होएगा, देखो ये थीटा है और ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये जो पूरा रेडियस है ये l हो गया, ये रेडियस l हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस जो l है, देखो नहीं दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे l हो जाएगा, और जो ये यहाँ पे मूव कर रहा है वो x है, यहाँ पे देखो x लिख के रखा है कि नहीं लिख के रखा है x, तो वो आपका x हो जाएगा, जो इतना मूव किया उसने, यहाँ से लेके गया और यहाँ पे छोड़ा तो मूव किया x, यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, x अपॉन l, दैट्स इट। यहाँ पे r की जगह में l लिया हुआ है उसने, समझा, तो x अपॉन l आ जाएगा, तो दैट्स इट। जी के अभी थीटा की जगह में मैं क्या ले लूंगा, थीटा की जगह में x अपॉन l ले लूंगा, x अपॉन l ले लूंगा, ठीक है। और देखो कभी भी दुनिया में मास कांस्टेंट होता है और वैल्यू ऑफ g 9.8 रहेगी, वो फिक्स रहेगी, वैल्यू ऑफ g 9.8 रहेगी, वो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ये 9.8 आपकी फिक्स है, तो यहाँ पे mg कांस्टेंट है, mg और l कांस्टेंट है, तो अपना जो फोर्स रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है x, उसके इक्वल रहेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इतना चिंदी सी बात है ये, ओके। चलो तो ये आपको मिल गया यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। नाउ वी नो दैट f इक्वल टू ma होता है, ठीक है। तो मैं f के जगह में, अब देखो इस वाले वैल्यू में ध्यान देना अच्छे से, इस वैल्यू में आपको फोकस करना है। यहाँ पे क्या मैं f के जगह में ma रख सकता हूँ, f की जगह में ma रख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, या स्माइडर रख सकता हूँ यहाँ पर भी, ये m कैंसिल हो जाएगा, यस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल आ जाएगा, ओके।
नाउ इस x को क्या मैं नीचे ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ, a अपॉन एक्स माइनस जी अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिला? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो a अपॉन एक्स इक्वल टू जी अपॉन एल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहीं पर ट्विस्ट आएगी कहानी में। अब देखो अपना फॉर्मूला सॉल्व हो गया, टाइम पीरियड निकालो, t इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू रखा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम उसे लगा, कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। और ओमेगा को इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ओमेगा क्या होता है? एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी a अपॉन एक्स आप लिख सकते हो इसकी जगह में a अपॉन एक्स। और a अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिली है? g अपॉन एल मिला है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हो गया कि 2 पाई अपॉन रूट ऑफ a अपॉन एक्स, और a अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिली? g अपॉन एल। इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? रूट g अपॉन रूट एल। आप ऐसा रूट को साइड में कर सकते हो, और जब आप इसे देखो मैंने यहाँ पे करके भी रखा है ऐसा, और जब इसको उल्टा लेके जाओगे तो रूट एल अपॉन जी बन जाएगा, और जब फिर से रूट को एक साथ लिखोगे तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम दिस इज ओके। तो ये आपका फाइनली प्रूफ हो गया। भाई जितना भी टाइम लगा लेकिन हमने डीप में समझा। तो नाउ फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो n इक्वल टू 1 अपॉन टी, मतलब कितने बार यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितना यहाँ पे अपना ऑसिलेशन करेगा, तो 1 अपॉन 2 पाई रूट एल अपॉन जी आ जाएगा, और 2 पाई रूट जी अपॉन एल आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट और यहाँ पे जी एल आ जाएगा, जी अपॉन एल आ जाएगा। समझा अच्छे से? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 अपॉन 2 पाई है ना। 2 पाई के देखो ना यहाँ पे यार, टी की वैल्यू यहाँ पे डालोगे ना अभी, तो यहाँ पे डाल के यहाँ से निकाल लो, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये समझ गया होगा आपको, तो टाइम पीरियड भी मिल गया। ओके नाउ अब देखो गाइस, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेकंड पेंडुलम। 2017 के पेपर में 2 मार्क्स में पूछा गया था सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड्स मींस 2 मींस क्या? टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड मींस जो टी मिला है उसकी वैल्यू 2। तो टी की वैल्यू क्या मिली अपने को? 2 पाई रूट एल जी, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विच वैल्यू इज 9.8 एंड एल लेंथ होता है अपना उस पेंडुलम का, लेंथ होता है पता है ना, और 2 पाई तो एक वैल्यू है। तो टी सेकंड पेंडुलम के लिए टी की जगह में आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, टी की जगह में 2 लेना पड़ेगा, पीरियड 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मिलेगा 1 इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी। इसको आप स्क्वायर करोगे अगर तो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एल अपॉन जी। यहां से एल की वैल्यू निकाल लो, तो एल इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। समझा कि नहीं? यहां से कितना अलजेब्रिक मैथमेटिक्स इतना तो आपको आता ही है। दैट्स इट, जी अपॉन पाई स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर मान लो आपका 2 सेकंड के लिए अगर आप देखते हो, मतलब 2 सेकंड के लिए अगर आप फाइंड करना चाहते हो, कि देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, अगर मान लो आप चाहते हो कि मेरा जब यहाँ पे मैंने बॉब को ऊपर लेके गया था और वहां पे छोड़ा, तो 2 सेकंड में अपना जो मतलब स्ट्रिंग रहेगी वो कहां पे रहेगी, तो 2 सेकंड में जो स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा, आप यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू पता ही चल गई है, और टाइम पीरियड की वैल्यू पता ही चल गई, वहां पे टी की जगह में 2 डाल दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना आसान सा काम है। तो मतलब क्या निकला है अभी? ये टाइम पीरियड निकला है। यहां से लेके नीचे से ऊपर तक आने का कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड क्या होता है इसकी पहले की वीडियो में भी बताया, इतना आसान सा है कि मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो आपका टाइम पीरियड है। समझ गया? तो टाइम पीरियड इतना आसानी से मिल गया आपको। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 1 में कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा था, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम पढ़ा। तो सिंपल पेंडुलम में क्या हो रहा है भैया? ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है अपना सिंपल पेंडुलम। और यहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम में क्या था कि वो जो आइसक्रीम की कोन होती है ऐसा राउंड राउंड, समझा कि नहीं? ऐसा मतलब ऐसा राउंड राउंड, समझा कि नहीं? ऐसा राउंड राउंड घूमेगा। और सिंपल पेंडुलम कैसा रहेगा? ऐसा ऐसा, बस ऐसा ऐसा, इतना ही चलेगा, यहां से यहां तक। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। समझा कि नहीं? अच्छे से ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके चलो, तो ये आपको समझ चुका रहेगा, ये है अपना सिंपल पेंडुलम, एकदम हैप्पीनेस। ओके ओके, याद रखना। चलो तो ना कोनिकल पेंडुलम में समझो वही है कि भैया इसमें क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम में क्या रहेगा? वर्टिकल ओनली, ऐसा जाएगा फिर आएगा। ये एक्सिस होता है, ये वर्टिकल है ऐसा, ये आपका मतलब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्टिकल सर्कल होगा बस। यहाँ पे काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या रहेगा? काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या रहेगी? इंटर कन्वर्टेड होते रहेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ये होता है, देखो दोनों सेम सेम है, बस यहाँ पे कॉस थीटा आया है, एल कॉस थीटा, यहाँ पे कोई कॉस थीटा नहीं आया। इतना सिंपल सा है। आप चाहो तो ये पूरा पढ़ लो, और ये डेफिनेशन एग्जाम में, ये 100% एग्जाम में 3 नंबर को आएगा, चाहे जो भी हो जाए। 100% मेरा मन ऐसे कह रहा है, पढ़ के जाना, चाहे जो भी हो जाए, छोड़ के मत जाना इसको, ठीक है। तो इसे पढ़ के ही जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो गाइस, आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा। सपोज दैट आपकी कोई सिस्टर है, ठीक है,
और आप क्या कर रहे हो, उसके जो मतलब हेयर्स हैं, उसके हेयर्स को पकड़ के घुमा रहे हो, ठीक है। मैं भी ऐसा करना, मतलब लात मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, तो ऐसा बहुत लोगों को पता भी होगा, करते भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो उनके पीछे के हेयर्स होते हैं, उनको आप जोर से घुमा दो, ऐसा घुमा दो, पूरा ऐसा घुमाते जाओ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे हैं और उनको ऐसे घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, और अचानक छोड़ोगे तो वो फोर्स में वापस से अपने पोजीशन में आएगा। या तो चलो मैं मानता हूं यहाँ पे, चलो एक चीज समझो, पहले एक चीज और समझो। मान लो कि आपने यहाँ पे कोई चीज बांध के रखी है, एक रस्सी में एक चीज कोई बांध के रखा है, पेंडुलम नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कोई भी चीज बांध के रखी है, और आप इसको ऐसा यहीं पे ऐसा ऐसा रोटेट कर रहे हो, ऐसा ऐसा यहीं पे इसको रोटेट कर रहे हो, ऐसा रोटेट कर रहे हो, बार बार रोटेट करोगे तो ये जो रस्सी रहेगी घूम जाएगी ना, ऐसे घूमते जाएगी, घूमते जाएगी, घूमते जाएगी, घूमते जाएगी, वो रस्सी घूमते जाएगी, और एक ही बार में जब आप इसे छोड़ोगे ना, तो वापस से वो फटाफट फटाफट अपने मेन पोजीशन में आएगा। समझा मैंने क्या बोला, समझा क्या मैंने क्या बोला? इस चीज को मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो किसी रस्सी या स्ट्रिंग को लेके आप ऐसा घुमाते जा रहे हो, बड़ी देखो गांव में मोटी वाली रस्सी आती है, उसे आप घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, कहीं भी बांध के, या किसी को, हाँ, या देखो, या तो देखो हमारे गांव में क्या होता है, एक इंसान है और एक इधर दूसरा इंसान है। जब कभी भी देखो कपड़े वगैरह होते हैं ना, कपड़े वगैरह उनको सुखाना होता है, तो क्या करते हैं, एक इधर से ये पकड़ लेता है और एक इधर से ये पकड़ लेता है, ये ऐसा घुमाएगा इसको और ये इसको ऐसा घुमाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं? और ये दोनों घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, और अचानक से मान लो ये पगला इसने छोड़ दिया, छोड़ देगा तो ये पूरा का पूरा जो रस्सी है वापस से ऐसा घूम जाएगी ना, वापस से घूम जाएगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, फटाफट फटाफट। समझ में आया क्या? तो इस टाइम पे जो ये मोशन होता है ना, ये जो मोशन है, ये भी एक टाइप का ऑसिलेशन हुआ। ऐसे ऑसिलेशन को हम टॉर्शनल ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे ऑसिलेशन को? टॉर्शनल ऑसिलेशन। देखो कितना चिंदी फता ना यार, इतना अच्छे से मैंने बता दिया, समझ गया होगा आपको। तो ये होता है टॉर्शनल ऑसिलेशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये मान लो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक डिस्क है, इसको आप घुमाते जाओ, ये स्ट्रिंग घूमते जाएगी ऐसे, और एक ही बार में जब छोड़ोगे तो ये रस्सी वापस से ऐसा घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, ये डिस्क ऐसा घूम जाएगी, मेटालिक डिस्क। तो ये पहले ऐसे जा रही थी, बार बार ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और जब आपने छोड़ा तो ये वापस ऐसे घूम गई, इस तरफ घूम गई। किस फोर्स के वजह से? विच फोर्स? ओनली ड्यू टू विच फोर्स? किस फोर्स के वजह से ये वापस से अपने मेन पोजीशन में आया? उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है उस फोर्स का? रिस्टोरिंग फोर्स। यहां से मैं अभी पढ़ता हूं, ध्यान देना अच्छे से, वही अटैच टू दिस एंड दिस। यहां से पढ़ो। इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर, ये वायर यानी स्ट्रिंग, एंड रिलीज्ड, इट परफॉर्म्स अ रोटेशनल मोशन पार्टली इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक बार घूम के आएगा यहाँ पे, फिर से ऐसे बार बार घूमते रहता है। वो देखो एक आता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, घुमाने वाला एक, हम लोग ने देखो बचपन में फिंगर्स में रबर से फिर हम खींचते हैं अपने तरफ, मतलब बीच में ऐसा ऐसा रहेगा, ये ऐसा ऐसा बीच में रहेगा, और ऐसा रहता है। इसको हम अपने तरफ खींचेंगे, इसको अपने तरफ खींचेंगे, तो ये इतना घूमता है बीच में, बहुत घूमता है बीच में, ये घूमता है ना बीच में। वो आपने क्या रहेगा, दोनों फिंगर से हम एक हाथ से इस फिंगर से खींचते हैं और एक हाथ से इस फिंगर से खींचते हैं, तो बीच वाला बहुत घूमता है। वो खेलने वाला खिलौना आता है ना, वो जो मोशन करता है ना, टॉर्सनल मोशन करता है। तो एक बार वो आगे घूमेगा, एक बार वो पीछे घूमता है, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब तो इमेजिन कर लो, यही तो इमेजिनेशन है, यही तो फिजिक्स है, इतना चिंदी सी बात है, इसमें आप लोग डर रहे हो। तो ऐसा मोशन को हम एंगुलर या टॉर्सनल ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। ठीक है, यहां पे देख लो, टॉर्सनल ऑसिलेशन मोशन में टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है। बोलोगे टॉर्क कहां से आ गया? देखो, तो जब आपका जो डिस्क है कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अचानक फिर जब वो इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा, तो यहाँ पे एक जर्क प्रोवाइड होगा। जर्क समझते हैं ना, झटका। हम लोग जब पतंग उड़ाते तो कैसे झटका देते हैं, टिचकी दे टिचकी समझा कि नहीं? तो जो जर्क है, उसी जर्क वाले फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। ये टॉर्क डिपेंड होगा इसका जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा थीटा, यानी कि उतना टॉर्क होगा, उतना डायरेक्टली उतना ही टॉर्क होगा जितना कि ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यानी ये जर्क वाला फोर्स इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, सी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और सी थीटा आ गया, थीटा, ठीक है। टाउ का वैल्यू कितनी होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओगे, क्योंकि ये डिस्क है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो आई अल्फा आ जाएगा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब डरने की बात है ही नहीं, और इस सी थीटा को इस साइड भगा दूंगा तो ये पूरा का पूरा ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर आप चाहो तो अगेन वापस से अल्फा ले सकते हो, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। आप चाहो तो अगेन अल्फा ले सकते हो। कैसे? देखो, क्या यहाँ पे आई अल्फा इज इक्वल टू, आप वापस से अल्फा ले सकते हो, तो आई अल्फा है ना, देखो, तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो माइनस सी थीटा और अपॉन में आई। यहां से आप इस तरीके से ऐसा कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो।
समझा कि नहीं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। समझ में आया क्या? और यहां से अगर अल्फा निकालोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, और व्हाट इज दी अल्फा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। देखो यही इक्वेशन लिखा हुआ है, दैट्स इट, और यही मिलेगा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, वही बताया हुआ है। मतलब कि जो अपना अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा थीटा को, ठीक है, और सी कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इफ इनर्शिया विल बी कांस्टेंट। तो वही बता के रखा है, इसमें और कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं, इतना आसान सा टॉपिक था ये, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका कंप्लीट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, देखो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे देख रखा है, और ये वही चीज है कि मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वही ना यार, ए अपॉन एक्स। तो अभी यहाँ पे एंगुलर बोला तो अल्फा अपॉन थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसकी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। चल, तो ये आपका काम खत्म हो गया है। ए के जगह में आपने एंगुलर ले लिया, एक्स की जगह में आप थीटा ले लोगे, दैट्स इट। इतना आसान से, इसमें कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग मैग्नेटिक या मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, दैट्स इट, सिंपल हो जाएगा आपको। चलो अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस डायग्राम को, मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारी यहाँ पे आपकी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड है, इनका ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन में है। मैं यहाँ पे बी वेक्टर ये एरो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसको डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा बनाई है, आपका मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। चलो अभी ध्यान दो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई भी एक वाइब्रेटिंग मटेरियल रख रहे हो, इस तरीके से आप एक वाइब्रेटिंग मटेरियल रख रहे हो, इसके दो पोल्स है, ऐसे ऐसे पोल्स है, और दो पोल के बीच का डिफरेंस जो होता है 2L होता है, ये तो आपको पता ही होगा 2L, ठीक है। चलो याद रखो, और ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, इनके साथ जो ये एंगल बनाएगा, ये मान लो थीटा है, ठीक है, उसके साथ जो वो एंगल बनाएगा, इतना तो आपको समझ रहा होगा ना। कोई भी एक पॉइंट ले लो P, कोई भी एक इसी में पॉइंट ले लो P, जिसको आप बोल सकते हो, और यहाँ पे आप इस पॉइंट को ले लो N, इस पॉइंट को आप ले सकते हो S। फिलहाल इनका भी तो कोई यूज नहीं है, बस ऐसे में बना रहा हूँ, आपका डायग्राम बना रहा हूँ बेसिस इसलिए, और इसका कोई यूज तो है नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखो, यू म्यू क्या होता है, ये होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आप वैसे भी इस चैप्टर को यहाँ इन सारी चीजों को चैप्टर नंबर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उन चैप्टर में ये सब पढ़ोगे, मैं अच्छे से वहां बताऊंगा, क्योंकि ये वहीं का टॉपिक है, यहाँ का नहीं है। बट फिर भी आपको ऐसे बता रहा हूं मैं कि अगर मान लो कोई भी मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बार है, मैग्नेट बार है, तो बार मैग्नेट को अगर आप रख रहे हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, इसी यही हम चेक कर रहे हैं बस। वो ऐसे ऐसे ऊपर और ये नीचे, ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा बार बार वाइब्रेट होगा, यही होता है। आप याद रखो, मतलब कि देखो आपने आप बाइक वगैरह चलाए हो ना, तो उसका जो कांटा होता है ना, कैसे ऐसे ऐसे घूमता है, जो कांटा होता है ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो भी इसी की वजह से घूमता है, बस वैसे आगे पीछे ऐसा सा मूवमेंट होगा, ठीक है। बस इतना सा अभी के लिए याद रखो, आगे के चैप्टर्स में आप वो समझ जाओगे, फिर से आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये बात ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो म्यू क्या है, इसे हम म्यू कहते हैं, MU मतलब म्यू, ये साइन का नाम है। म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। सो जब ये एक बार इधर जाएगा, जर्क मीन्स टॉर्क होता है। देखो मान लो, अगर मैं जर्क का मतलब जानते हो क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर मान लो एक बस है, ध्यान देना अच्छे से, ये बस धनाधन जा रही है, और अचानक से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अचानक से जा रही है, और बिना ब्रेक मारे, बिना कुछ के, सपोज मैजिक हुआ और अचानक से ये बस यहाँ पे आई, और आने के बाद तुरंत ही इधर चलने लग गई, मतलब जा रही तुरंत ही पीछे। तो इस कंडीशन में इसकी क्या हालत होगी, इसके अंदर रहने वाले आदमी तो कब के भगवान को प्यारे हो जाएंगे, बट फिर भी जो ये अचानक से यहाँ पे झटका लगा, जो जर्क, वही होता है टाउ, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। अब आपको टॉर्क समझा क्या होता है, याद रखो अच्छे से, टाउ कभी ऐसा कोई नहीं बताएगा, याद रखना, ये टॉर्क होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट एक बार इधर घूम रहा है, एक बार इधर घूम रहा है, तो जब इधर घूमा और अचानक से अब इसको इधर घूमने का है, मतलब समझ रहे ना, एक बार इधर घूमेगा, फिर इसके बाद ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तो वहां पे झटका लगेगा ना, वो टाउ प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो क्या रहेगा, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 13 में। ये फॉर्मूला किधर से आया, आपको वहां पे मिलेगा। अब आप अभी मत पूछने लगो सर कहां से आया, बताओ सर किधर से आया, ऐसा मत पूछो। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में मैं बताऊंगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। याद रखो इस चीज को। अगर मान लो गाइस ये थीटा की वैल्यू मान लो बहुत छोटी है, ये अभी के लिए प्लीज इस फॉर्मूला को याद कर लो, आगे के चैप्टर में है ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ये फिजिक्स 2 का टॉपिक है, ठीक है। मैं वहां पे बताऊंगा उस चैप्टर में, ठीक है। तो याद रखो अच्छे से, तो क्योंकि इसका पूरा एक अलग से प्रूफ है, ठीक है, तो मैं उसे बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हो ना, आपने 11th में भी इसको पढ़ा ही होगा,
ठीक है, तो 12th में भी है तो मैं बताऊंगा। तो टाउ इज इक्वल जो टॉर्क है ये म्यू बी साइन थीटा है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल हो जाएगी, टाउ की वैल्यू क्या बन जाएगी म्यू बी थीटा, क्योंकि साइन थीटा की जगह में आप थीटा ले लोगे तो म्यू बी थीटा आ जाएगा। नाउ लास्ट वैल्यू यहाँ पे देख लो, रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूम रहा है तो टाउ इज इक्वल टू, ये तो हमने रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में भी देखा था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा माइनस म्यू बी थीटा माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसके लिए हम इसी कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। और आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से निकाल लो इस फॉर्मूले से, अपने को सिर्फ मतलब कितना जानते हो, अपने को सिर्फ इतने से मतलब है, अपने को सिर्फ इतने से मतलब है, ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और टाई की वैल्यू माइनस म्यू बी थीटा, अपने को सिर्फ इतने से मतलब है। यहां से अल्फा निकालो और म्यू बी अपॉन आई आ जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। फिर आपके बुक में ये करके नहीं दिखाया है, थीटा को नीचे लेना चाहिए था उसको, अल्फा अपॉन थीटा उसको लेना चाहिए था, अल्फा अपॉन थीटा मैंने साइड में ले लिया और माइनस म्यू बी अपॉन आई यहाँ पे आ जाएगा। नाउ गाइस वी नो दैट टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। आप बोलोगे ये हर जगह आया है, चलेगा कोई नहीं, तो 2 पाई अपॉन और यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा दिया इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके बारे में सीखा है हमने, एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन तो एंगुलर नहीं आएगा, नॉर्मल के लिए एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, बट एंगुलर है इसीलिए एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा में बन रहा है और ये थीटा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना एंगल होगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और देखो अल्फा अपॉन थीटा, और अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, नॉट फॉर दी डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, जस्ट माइनस साइन गायब हो जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जस्ट वैल्यू की। अगर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखा, मैंने बोला मैग्नीट्यूड बताओ तो बताओगे a इज इक्वल टू 5 ओनली, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, म्यू बी, म्यू यानी कि यहाँ पे क्या होगा डाइपोल मोमेंट, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाइड ऑन दी मैग्नेट बार, इस बार में जो अप्लाई हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो म्यू बी अपॉन आई आ जाएगा। इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2 पाई रूट ऑफ म्यू बी अपॉन रूट ऑफ आई, ठीक है। आगे 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन रूट ऑफ म्यू बी, ठीक है, समझा कि नहीं। आगे सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा, ये रूट को एक साथ कर दो तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। तो म्यू बी 2 पाई आई अपॉन रूट म्यू बी, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने गाइस, और यहां से कंप्लीट होता है आपका चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और ये आपका जो आप इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, और आप यहाँ पर भी यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे कहीं से भी नोट्स ले सकते हो कॉन्टेक्ट करके, या तो टेलीग्राम में जाओ वहां से भी आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी कॉन्टेक्ट कर लो, नोट्स ले सकते हो कहीं से भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।